बचपन से देखा होगा, चाहे वो आप हों चाहे वो बच्चे हों, आसमान को देखते हुए, और बहुत सारे उनके प्रश्न होते हैं इन आसमान को देखते हुए। छतों पर आपने सोया होगा, अगर आप किसी गांव या शहर से रहते हैं तो जनरली मतलब गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है, लोग छतों पे ही सोते हैं और तारों को गिनते भी देखा होगा, है ना। बहुत सारी पहेलियाँ, बहुत सारे प्रश्न हम सबके दिमाग में होते हैं कि एक्चुअल में ये ऊपर इतने सारे तारे हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष बोलते हैं, इनमें क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्त, पहले मैं बताऊं कि ब्रह्मांड को हम सब कहते हैं अनंत ब्रह्मांड, यानी वो चीज़, वो जगह जो कितना बड़ा है किसी को पता ही नहीं है। अगर लोग पूछें कि ब्रह्मांड क्या है, कितना बड़ा है, तो आंसर ये किसी को नहीं पता ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सो ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटनाएं, उनको समझ पाना, उनको जान पाना इतना आसान नहीं है, पर आए दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा समाचार में होती हैं। कहीं ना कहीं इन बातों को आप समाचार पत्रों में देखते हैं और इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं वो सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं रवि अग्रहरी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्पेशली आज एक ऐसी छोटी सी मिस्ट्री, एक छोटा सा रहस्य, गामा रे बस्ट, जैसे आप हिंदी में गामा रे विस्फोट कहते हैं, के बारे में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। और क्यों ये घटना जो ब्रह्मांड में होती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे जानना, इसे समझना, उस पर सारी चर्चाएं करते हैं। याद रखिएगा, ये पूरा इंटेंशन जो इस वीडियो का है वो सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर है, और ख़ासतौर से जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जिन्हें साइंस एंड टेक में और इन्वायरमेंट में जो समस्याएं आती हैं, करंट अफेयर्स में, समसामयिकी में, उन सारी समस्याओं को मैं पूरी तरह से निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो पूरी सीरीज़ जो साइंस टेक इन्वायरमेंट को लेकर है, ये लिटरली जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं और समाचार में रहते हैं आए दिन, उन पर मैं चर्चा करता हूँ। चलिए दोस्त, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है और मेरी एक संस्था है गोरखपुर में जो फेस टू फेस चलती है, पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। मैं आपको साइंस टेक और इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। DST के एसोसिएशन के साथ मैंने कुछ साइंटिस्ट वर्क भी किया है दिल्ली में। 18 वर्षों से मैं UPSC के लिए पढ़ा रहा हूँ। हज़ारों से ज़्यादा बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके हैं। एक बुक है जो एक सामान्य सी बुक विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण में आती है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आज साइंस टेक की सबसे हाईली सेलिंग बुक ये मानी जाती है मैग्रा हिल पब्लिकेशन में, जो आज 5th एडिशन की बुक अवेलेबल है। इवन आप इसे ले लें और पढ़ते चलें। इन्वायरमेंट की बुक भी है जो हिंदी माध्यम में 2nd एडिशन बुक अवेलेबल है, पर अभी मैं आपसे सलाह दूंगा आप इस बुक को ना लें, क्योंकि इसका नया एडिशन जो है वो जनवरी 2022 में आ रहा है। तो बुक्स वगैरह हमेशा आप अपडेटेड ही लिया करें। ये टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सारे वीडियोस और साथ साथ जो वीडियोस मैं कराता हूँ, जो डिस्कशन मैं करता हूँ आपके साथ, उसके PDF अवेलेबल होते हैं। अनअकैडमी पर आप मेरे वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं, unacademy.com/RaviPagrahari2010। ये अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ पर मेरे वीडियोस, बहुत सारे फ्री क्लासेस भी हैं यहाँ पर, जहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस वगैरह मैंने की हैं। बाकी मेरी लाइव क्लासेस जो है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और अब मैं आपको लाइव क्लासेस आकर आपकी क्लासेस लेता हूँ। और यहाँ UPSC से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको मैं आपके साथ पढ़ाता हूँ। रवि UPSC मेरा ये पासकोड है, आप इसे यूज़ करें, और जो भी आपको छूट चाहिए कोर्सेज के लिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ये UPSC का जो एनुअल प्राइस हाइक है वो 23 दिसंबर से हो रहा है, और यहाँ पर जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें 3000 रुपीज़ का प्राइस हाइक है, प्लस GS का कोर्सेज है 2000 रुपीज़ का प्राइस हाइक है। अगर आप 1 ईयर या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलता है, तो आप मेरे वीडियोज़ को और ज़्यादा दिन तक के लिए देख सकते हैं। मेरा पासकोड रवि UPSC है। ज्वाइन इट थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कोड एंड गेट योर बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा रिबेट इन योर फीस गाइस। आइए गामा रे बस्ट की बात करते हैं। और गामा रे बस्ट ऐसा है क्या? इस तरह की ब्रह्मांड में जो घटना जो आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहती है, और कटसी टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 5th एडिशंस, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उस बुक को भी फॉलो करिए। ओके, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है डॉक्टर रवि अग्रहरी के नाम से।
गामा रे बस्ट पे भी वहाँ चर्चा की गई है और गामा रे बस्ट क्या है, गामा रे विस्फोट क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। गामा रे विस्फोट को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा एक्चुअल में गामा किरणें क्या होती हैं। गामा किरणों को समझने के लिए हमें जाना होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। आपने सुना होगा सूर्य से जो विकिरण पृथ्वी पर आते हैं वो विद्युत चुंबकीय होते हैं। ओके, उनमें विद्युत गुण होता है और चुंबकत्व का गुण होता है, और ये ऐसे वेव्स होते हैं, ऐसी किरणें होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, जो अदृश्य किरणें होती हैं। सिर्फ एक ही ऐसी किरण है जो आपको दिखती है जिसका नाम है दृश्य किरण। ये अदृश्य किरणें होती हैं, दीज आर इनविजिबल वेव्स। सिर्फ एक ही किरण आपको दिखती है जिसका नाम है विजिबल लाइट यानी दृश्य किरणें, और इसी की वजह से सुबह जब दिन के समय में जो रोशनी आती है आपको दिखाई देता है। जबकि इसके अलावा जितनी भी किरणें हैं जिनको मैं अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा हूं वो आपको अदृश्य होते हैं। उनमें आपको गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी, अवरक्त किरणें, रडार, एफएमटी, जिसपे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे जो हम यूज करते हैं, ये सारी किरणें आपको मिल जाएंगी। फाइन, और ये जो किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय होती हैं और अदृश्य होती हैं, ध्यान रखेंगे। इन्हीं किरणों में एक किरण गामा किरण भी होती है जो वैसे भी नेचुरल जो सूर्य की विकिरण जो पृथ्वी पर आ रही है उसमें यह मौजूद होता है। और गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो तरंग दैर्ध्य आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 × 10⁻⁻14 से लेकर 1 × 10⁻⁻12 होता है। ये तरंग दैर्ध्य है जो आप गामा किरणों का देख सकते हैं। फाइन, अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ये गामा किरणें इस पृथ्वी पर अगर जब सूर्य की किरण में आती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन गामा किरणों की बात कर रहा हूं जो इस ब्रह्मांड में कुछ घटनाओं की वजह से जनित होती हैं। ठीक है, लेकिन गामा किरणों का मतलब ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जो दिन के समय आ रही। अब मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गामा रे, बस ये किरणों में कुछ ऐसा होता है जिससे कुछ विस्फोट उत्पन्न होता है, और वो विस्फोट इतनी ऊर्जान्वित होता है जो आपको पृथ्वी की तरफ भी आता हुआ दिख सकता है। और ब्रह्मांड में ऐसा कहते हैं कि हर 24 घंटे में कुछ इस तरह की घटनाएं जरूर एक बार होती हैं। तो आइए इन रहस्यों को, इन पहलुओं को समझने का यहां पर प्रयास करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान, समझिएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मांड में होती हैं। ओके, और जो बहुत से कारणों से ये गर्म और सबसे ऊर्जावान जो चीजें हैं जो ब्रह्मांड में हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इनके पीछे बहुत सारे कारण दिए जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारे बोलते हैं, पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, इन सब जगहों पर बहुत गर्म और ऊर्जान्वित जगह होती है, ऊर्जावान चीजें होती हैं। ओके, और यहां पर आपको बताऊं कि ये तो प्राकृतिक कारण है जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा है, जबकि कुछ कृत्रिम तरीकों से भी अगर हम देखें, अच्छा, इन सारी की सारी किरणों में चाहे न्यूट्रॉन तारे हों, पल्सर हो, सुपरनोवा विस्फोट हो, ब्लैक होल इसके आसपास का क्षेत्र हो, यहां पर आप इन गामा रे बस्ट इस तरह की घटनाओं को देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कृत्रिम तरीके से बात करें तो हम गामा तरंगे जो हैं, जब परमाणु विस्फोट होता है, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट होता है, विद्युत वगैरह कहीं जनित होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनका जो अपघटन या क्षय होता है, उस गतिविधि उस कारण भी उत्पन्न होते हैं। ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए जहां पर आप इस तरह की घटनाओं को देख सकते हैं, गामा किरणें जहां पर उत्पन्न होती हैं। तो आगे से ध्यान रखेंगे, सूर्य की किरण ही गामा किरण को लेकर नहीं आ रही है, इसके अलावा अन्य भी रीजन है, अन्य भी कारण है जिसकी वजह से गामा किरणें उत्पन्न होती हैं ब्रह्मांड में और पृथ्वी तक आती हैं, या ब्रह्मांड में होने वाले नजारे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं गामा किरणों का पता कैसे चला। ओके, गामा किरणों का पता कैसे चला, और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि मैंने आपको जो गामा किरण को लेकर जो सारी डिस्कशन किए हैं, असल में इसके पीछे पूरा कारण क्या है। ठीक है, गामा किरणों की बात बताऊं तो गामा किरणों को दर्पण द्वारा हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते और परावर्तित नहीं कर सकते। तो गामा किरणों के साथ एक समस्या है या इसका एक उपयोग है, दोनों हो सकता है। इसको आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट में ले सकते हैं कि गामा किरणों को दर्पण द्वारा कैप्चर और परावर्तित नहीं किया जा सकता है। यहां पर गामा किरणों के गुणों की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। अगर आप थोड़ी बहुत भौतिकी शास्त्र जानते हैं तो आप जानते हैं आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट होते हैं। यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ये दोनों के दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य इसका बहुत ही कम है मित्र, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति बहुत ही ज्यादा होती है। और आवृत्ति जो होती है वो हम ऊर्जा के साथ अगर हम देखें तो उसका रिलेशन क्या होता है, आवृत्ति ऊर्जा के समानुपाती होती है। यानी अगर आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा है। अब सीखिएगा, अगर गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा है, और आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है गामा किरणें बहुत ही ज्यादा ऊर्जान्वित होती हैं।
ठीक है, और इनका तरंगदैर्घ्य इतना कम होता है कि मतलब आवृत्ति इतनी ज्यादा होती है कि ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अंतरिक्ष से गुजर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिएगा, अब करते क्या है, गामा रे डिटेक्टर होते हैं जहां पर गामा रे की परीक्षण किया जाता है। वहां पर गामा रेस को परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, गामा किरणों को समझने के लिए आप क्या कीजिए, प्रकाश की किरण को इलेक्ट्रॉन पर भेजिए। मैं इसको ना आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक्सपेरिमेंट भी मैंने समझाने की कोशिश की है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉम्पटन स्कैटरिंग। एक फिनोमिना है क्रॉम्पटन स्कैटरिंग, और क्रॉम्पटन स्कैटरिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही कोई आप गामा किरण को समझ सकते हैं। जब कोई गामा किरण को एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, समझिएगा, ये मान लीजिए एक इंसिडेंस फोटोन है, एक नॉर्मल जो प्रकाश की किरण है वो आ रही है और किस पे जाके पड़ रही था, देखिए स्क्रीन पर, एक टारगेट इलेक्ट्रॉन पर जाकर पड़ी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर पड़ी, अब यहां पे देखिए, यहां पर अलग अलग तरह की एक्टिविटी पाई जाती है। यहां पे देखिए जो फोटोन है जो यहां से निकल रहा है, इसे पढ़ने के बाद जो फोटोन आया, फोटोन मतलब सूर्य के प्रकाश की किरण, जब वो इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है तो वो स्कैटर्ड होकर जो फोटोन निकलता है, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी स्कैटर्ड फोटोन में असल में क्या होता है, आवेश आ जाता है, वो काफी चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है मतलब वो आवेशित हो जाता है, ओके, वो आवेशित हो जाता है। और ये टकराव आवेशित कण बनाते हैं जो इन सेंसर द्वारा बताने की कोशिश किया जाता है, पता लगाने की कोशिश किया जाता है। तो कहने का सीधा मतलब जैसे आप लोग जब क्यू वाला बॉल खेलते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक ले लो आप बॉल को और इधर आपका क्यूब होता ही है। ये देखिए, जैसे ही आप इस पर बॉल को हिट करते हो तो इसका क्या होता है, जो एक्टिविटी यहां आपको देखने को मिलती है वही एक्टिविटी आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्रॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। तो क्रॉम्पटन स्कैटरिंग के माध्यम से हमने सर्वप्रथम गामा किरणों को कृत्रिम तरीके से जनरेट कर उसे समझने की कोशिश की, और उसको समझने के लिए कुछ सेंसर का उपयोग किया गया। अब बताता हूं आपको, असल में गामा रे जो विस्फोट है, जो इस तरह की घटना होती है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा मानते हैं कि जब बिग बैंग की घटना हुई थी, बिग बैंग की घटना ऐसी घटना है जिसकी वजह से माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आज से लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.6 अरब वर्ष पूर्व, ओके, अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से जाके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और वही बिग बैंग के बाद कुछ ऊर्जावान और चमकदार विद्युत चुंबकीय घटनाएं हुई, और ठीक बिग बैंग के बाद जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं में एक घटना गामा रे विस्फोट भी था। तो अगर मैं पूछूं सबसे पहले गामा रे विस्फोट जो माना जाता है वैज्ञानिकों के आधार पर, वो कब माना जाता है, बिग बैंग की घटना के बाद। गामा रे विस्फोट जो होता है, आपको बताऊं, ये हमारे सूर्य द्वारा, आपको बताता हूं कितना इंटेंसिटी है गामा रे का, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो सूर्य की जो भी आप ऊर्जा देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा जो आप पूरा देखते हैं, अपने पूरे 10 अरब वर्ष के अपेक्षित जीवन काल में जितनी ऊर्जा सूर्य निकालता है, उससे कहीं ज्यादा 10 सेकंड के अंदर गामा रे विस्फोट से ऊर्जा जनित हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, एक सूर्य की ऊर्जा कितनी ज्यादा है। तो कहने का अभिप्राय है कि सूर्य द्वारा जो सिर्फ सूर्य द्वारा जो 10 अरब वर्ष, जरा एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कीजिएगा, 10 अरब वर्ष में जाकर जो ऊर्जा आती है जो जीवन काल में, वो सिर्फ यहां 10 सेकंड में आ जाती है। यानी आप खुद समझ सकते हैं गामा रे की घटना कितनी ज्यादा एक्टिव, कितनी फास्ट होती है। यानी कहने का अभिप्राय है ये बहुत ही ज्यादा उच्च ऊर्जा वाला विस्फोट है, और हर दिन ऐसा कहते हैं कि कम से कम एक बार अंतरिक्ष में इस तरह की कोई ना कोई घटना, इतना बड़ा अंतरिक्ष है, अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि हो ही रहा होता है। अब देखिएगा, यहां पर आपको दिखेगा एक ब्लैक होल, और ब्लैक होल के बाद विभिन्न तरह की एक्टिविटीज होती है, आपको दिखेंगी। लो ऊर्जा वाला गामा किरणें हैं जो निकल रही हैं, आगे चलकर वो फास्टर सेल, स्लोअर सेल, ये बनती चली जा रही हैं। आगे देखिए फिर गामा किरणें आपको मिलेंगी, यहां उनकी एनर्जी कम हो गई है, और जेट कोलाइड्स विद द एम्बिएंट मीडियम। मतलब कहने का मतलब है ये ब्रह्मांड में अलग अलग जगह, अलग अलग समय पर आपको गामा किरणों की उत्पत्ति दिखेगी, और अंत में जाकर आपको जब गामा किरणें जब आपके पास आती हैं तो वो कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हैं, और अंत में जाकर उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। वही गामा किरण प्रारंभ में कम होता है उसकी ऊर्जा, लेकिन बाद में चलकर ऊर्जा कुछ प्रोसेस से होकर जब वो गुजरता है उस वायुमंडल, उस अंतरिक्ष में, उसकी वजह से उसकी ऊर्जा काफी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, क्यों हो जाती है, कैसे होता है, मैंने अभी आपको बोला था कि जो सूर्य की किरण या इस तरह की चीजें या ब्लैक होल की घटना से प्रकाश निकलता है, जब वो इलेक्ट्रॉन इस तरह के कणों पर पड़ता है तो कैसे वो अधिक ऊर्जा वाला गामा किरणों की उत्पत्ति करता है, जो मैंने पीछे की स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था।
अब देखिएगा, जो गामा रे या गामा रे बर्स्ट की घटना होती है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ऐसा मानते हैं कि 1 मिलीसेकंड से लेकर लगभग 1 मिनट तक ब्रह्मांड में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और एग्जैक्ट समय इसके बारे में यह बता पाना आसान नहीं है, ये कब होगा, किस स्थान पर होगा। तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और अगर हम आपको बताएं कि गामा रे बर्स्ट के बारे में या गामा रे विस्फोट के बारे में, तो जो सुपरनोवा की घटना होती है, अब बात होती है सुपरनोवा क्या होता है। सुनिएगा दोस्त, जब सुपरनोवा की घटना होती है, सुपरनोवा किसी तारे के मृत्यु की अवस्था को बोलते हैं। सुपरनोवा की घटना किसी तारे की मृत्यु की अवस्था को बोलते हैं। और जब तारे का जीवन चक्र चलता है, यानी तारे का भी एक लाइफ साइकिल चलता है, तो जब तारे की ओरिजिन से लेकर उसका डेथ होता है, तो जो डेथ वाली अवस्था होती है, उसकी मरने वाली जो अवस्था होती है, मरण अवस्था होती है, उस समय तारा बहुत ज्यादा हीट, ऊष्मा, एनर्जी और ऊष्मा निकालता है। और वही घटना, उस अवस्था को हम सुपरनोवा अवस्था कहते हैं। तो सुपरनोवा अवस्था में अक्सर में जब बहुत ज्यादा तारा अपने नॉर्मल प्रकाश से कई गुना अधिक चमकीला और वो निकालता है, उस तरह की घटना जो होती है जीआरबी एक विशिष्ट सुपरनोवा की तुलना में, उस समय की तुलना में कई सौ गुना अधिक चमकीला आता है। इवन सुपरनोवा की घटना को ब्रह्मांड में बहुत चमकीला माना जाता है, लेकिन जीआरबी की घटना को हम उससे सैकड़ों गुना ज्यादा अधिक तीव्र मानते हैं। और हम आपको बता दें कि जो लाइट होती है जीआरबी की घटना में, जब गामा रे विस्फोट होता है, उस समय जो प्रकाश और जो नजारे ब्रह्मांड में दिखते हैं, अंतरिक्ष में दिखते हैं, वो एक सूर्य की तुलना में जो प्रकाश आता है 10 लाख ट्रिलियन गुना अधिक चमकते हैं। अब सोचिए, ट्रिलियन में आप कितने जीरो होते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा कि ट्रिलियन में भी 10 लाख ट्रिलियन गुना मिलता है, मतलब जोड़ पाना भी इतना आसान नहीं है। यानी सीधा का सीधा कहने का मतलब है कि जीआरबी विस्फोट, गामा रे विस्फोट एक ऐसा विस्फोट है जहां पर ब्रह्मांड में बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारा चमकीला स्रोत है और बहुत सारी यहां पर लाइट निकलती है। तो ये चीज थोड़ा सा गामा रे बर्स्ट के बारे में ध्यान रखेंगे। गामा रे विस्फोट भी 2 प्रकार के माने जाते हैं जो घटनाओं के बाद इस ब्रह्मांड में रिपोर्ट किए गए हैं। एक जो लंबी अवधि के होते हैं और दूसरा छोटी अवधि के होते हैं। लेकिन आपको मैं यही बताऊं, ये लंबी अवधि भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2 मिनट के आसपास है बस। ये मत सोचिएगा कई साल तक ये गामा रे विस्फोट की घटना चल रही होती है, बिल्कुल नहीं। ये लंबी अवधि और छोटी अवधि, अभी मैं आपको फैक्चुअल डेटा में बताता हूं कि लंबी अवधि भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट की है बस, ठीक है। और दोनों के दोनों बताऊं, चाहे वो लंबी अवधि का गामा रे बर्स्ट हो रहा हो या छोटी अवधि का गामा रे बर्स्ट रहा हो, दोनों घटना के बाद अंत में जाकर एक नए ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको मैं बताऊं, गुरुत्व का मान इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी चीज अगर उसके पास से होकर गुजरती है तो उसमें खींच जाती है और जाकर अंदर जाकर समा जाती है, जलकर खत्म हो जाती है, बर के खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। और यहां पर ब्लैक होल के लिए यह माना जाता है, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा स्पेस टाइम में, यहां पर स्पेस टाइम बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। और जो मास होता है या द्रव्यमान होता है उस जगह के क्षेत्र में, ब्लैक होल वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और द्रव्यमान के बढ़ जाने की वजह से उस जगह का मास टाइम जो होता है वो काफी डाउन हो जाता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कपड़ा है मेरे हाथ में और इसके ऊपर हमने एक भारी सामान रख दिया, जितना ज्यादा भार बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये कपड़ा जो होगा वो दब जाएगा और अगल बगल की चीज उससे ज्यादा ग्रेविटी अट्रैक्शन में आकर उसकी तरफ खींच जाएगी। कुछ इसी तरह की घटना के बारे में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, है ना, अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम के नाम से समझाने की कोशिश की थी, जिसपे यूपीएससी ने 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनाया है। है ना, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइंस्टाइन ने 2018 जो 18 वाला कंसेप्ट है उस पे क्या है, जिस पे यूपीएससी ने 2018 में प्रश्न बनाया है। लेकिन यहां आप याद रखेंगे, जो लंबी अवधि हो या छोटी अवधि हो, इन दोनों के अंत में जाकर ब्लैक होल का निर्माण होता है। और ब्लैक होल क्या होता है मैंने यहां पर सार में समझाने की कोशिश की है, बहुत ही संक्षेप में। कभी किसी दिन मैं आपको ब्लैक होल के बारे में और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा और ब्रह्मांड के रहस्यों में। सोचिए, एक ब्रह्मांड जो कितना बड़ा है, जो आप समझ नहीं सकते, उसके बारे में कितनी बातें की जाए वो कम है। अब देखिए, लंबी अवधि का और छोटी अवधि का जो गामा रे होता है, अब देखिए लगभग 30 सेकंड के औसत समय के हिसाब से लंबी अवधि का विस्फोट होता है। सॉरी, मैं 2 मिनट गलत बोल गया था, वो लगभग 2 सेकंड है, सॉरी, है ना। तो देखिए 2 सेकंड के समय को हम लोग यहां लंबी अवधि का विस्फोट बोल रहे हैं, ठीक है। औसत लगभग 30 सेकंड का होता है, लेकिन मिनिमम 2 सेकंड से लेकर कुछ सैकड़ों सेकंड यानी लगभग कई मिनट तक एक लंबी अवधि का विस्फोट हो सकता है। एवरेज 30 सेकंड है, और यहां पर मिनट तक जा सकता है, समझिएगा। लेकिन वहीं पर जो छोटी अवधि का है वो लगभग 0.3 सेकंड से लेकर
उसकी औसत जो भी है वो 2 सेकंड के बीच होती है। सोचिए, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में छोटी अवधि, और लंबी अवधि लगभग फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में, ठीक है, यहां तक होती है। अब बात होती है जो लंबी अवधि का विस्फोट होता है उसके पीछे कारण क्या है। तो आपको बताऊं, जब सुपरनोवा की अवस्था में, सुपरनोवा भी मैंने आपको बोला तारे के मरने की अवस्था, और याद रखिएगा जब भी तारा मरता है तो अपने पीछे एक नया तारा पैदा कर जाता है। यानी तारे के मरने का अर्थ होता है, तारे की मृत्यु का अर्थ होता है कि एक नए तारों का जन्म। और ये चीजें घटनाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, जो सुपरनोवा में बड़े पैमाने पर किसी सितारे का, तारे की मृत्यु होती है, तो उस समय जो सुपरनोवा से गामा किरण विस्फोट है ना, उस समय हालांकि है ना, जो गामा रे विस्फोट होता है वहां पर लंबी अवधि के विस्फोट देखे जाते हैं। लेकिन यह अभिप्राय नहीं है कि हर सुपरनोवा में जाकर गामा किरण आती हो, ठीक है। वहीं अगर हम छोटी अवधि की बात करें जहां सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, वहां पर उदाहरण दे सकता हूं, 2 न्यूट्रॉन तारों के एक नए ब्लैक होल में विलय होने पर, ठीक है, जब 9 न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल बन रहे होते हैं, उस अवस्था में जाकर जो भी गामा रे किरणें निकलती हैं वो छोटी अवधि की होती हैं, छोटी अवधि के विस्फोट के रूप में जानी जाती हैं। असल में एक करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, जिसकी पूरी मैं कहानी आपको बैकग्राउंड में गामा रे कहकर सुना रहा था। अब मैं आपको बताता हूं एक नया अपडेट जो हुआ है वो समसामयिकी में क्या हुआ है। असल में नासा के फर्मी ने असल में है ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू GRB 2008 26A के नाम से एक GRB को देखा गया है, ठीक है। GRB का मतलब होता है गामा रे बस्ट की घटना को देखा गया है, और आज तक पता किया गया सबसे कम समय का गामा किरण विस्फोट यही माना जाता है। तो याद रखिएगा GRB 2008 यानी 20,082 ए, है ना, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,0826 ए कर अगर GRB नाम दे तो याद रखिएगा ये अभी तक का सबसे छोटी अवधि का GRB जो देखा गया है। आज तक पता है इसके पहले जो सबसे छोटी समय का जो GRB देखा गया था वो छोटी अमेरिका GRB 2 न्यूट्रॉन तारे के विलीन होने से देखा गया था। लेकिन यहां पर जो GRB 2,0826 ए जो देखा गया है वो यह GRB 1 सेकंड तक रहता है और सुपरनोवा में विशाल तारे की मृत्यु के कारण हुआ था जिस घटने की वजह से। और आज तक मैं आपको बता दूं किसी भी विशाल तारे की मृत्यु के कारण यह अब तक का आइडेंटिफाई सबसे छोटा GRB की घटना है जो समसामयिकी में आया है। इस वजह से मैं आपको करंट अफेयर्स में GRB पर ही आर्टिकल बना दिया कि आप संरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। अब समझिएगा, एक यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ है। यहां पर इस लाइन को जरा समझिएगा जो मैंने लिखा है हिंदी में ही, PPT भी मैंने दिया है आपको, कि कोई मरता हुआ तारा लघु अवधि विस्फोट भी पैदा कर सकता है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है। और यहां पर इस ऑब्जर्वेशन से चीज पता चली है, जहां आपको DST AARAIEAS है ना, ये जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस है, वहां के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शशि भूषण पांडे, उनका जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से यहां पर और कुछ अन्य संस्थाओं ने भी मिलकर इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। और इस सब की मदद से काफी हद तक हम लोग गामा रे किरणों को समझने में मदद हासिल होगी। तो कहने का सीधा अभिप्राय है, अंत में मैं आपको चलते चलते जरूर बताना चाहूंगा ये सारी घटनाएं जो मैंने आपको गामा रे की बताई हैं इनसे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। अंत में यह बताना बहुत जरूरी है कि इतनी देर से हम गामा रे पर बहस क्यों कर रहे हैं, ये डिफरेंट तरह के अनुभव के बारे में, डिफरेंट तरह के अनुप्रयोग या प्रयोग के बारे में क्यों बता रहा हूं। असल में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है, इस घटना से लेकर आज तक ब्रह्मांड में क्या क्या घटना क्या क्या हुई है, इन चीजों में कहीं ना कहीं गामा रे किरणें भी आई हैं। और गामा रे किरणों की जो भी आज निकल रहे हैं गामा किरणें, ठीक है, ये गामा किरणें कहीं ना कहीं हमें इन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कराते हैं। अनंत ब्रह्मांड में ऐसी चीजें जो हो रही हैं जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं, ब्रह्मांड कहां से आया, बिग बैंग थियरी सच में सही है या नहीं है, इन सारी चीजों को समझाने में इस तरह की स्टडी मदद करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया गामा रे बस के बारे में। एक चीज और मैं आपको यहीं बता दूं गामा रे के बारे में, जो कि लास्ट में कुछ चीजें और जरूरी हैं। ओके, सूर्य में होता क्या है देखिएगा, कोई सूर्य अंत में जाकर ब्लैक होल कब बनता है, जब किसी सूर्य को जो है एक विशाल तारा कहते हैं। पता है सन की ब्लैक होल होने की जो कंडीशन होती है, ठीक है, इधर आइएगा एक मिनट, है ना, एक चीज लास्ट में ये भी समझा दूं मैं आपको क्या हो रहा है भाई, ठीक है। यहां पे जरा समझिएगा, जस्ट मिनट, यस, देखो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सन जो होता है, सूर्य एक दिन जाकर वो ब्लैक होल बन जाता है।
सूर्य ब्लैक होल कब बन जाता है, इसकी घटना क्या है? तो सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है, एवरीबॉडी नो, कोई भी सूर्य एक तारा है। उस सूर्य की जब ऊर्जा खत्म हो जाती, ऊर्जा मतलब सूर्य के अंदर का ईंधन, सूर्य के अंदर का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन आइसोटोप्स। मैं आपको जब इसके पीछे एक वीडियो ईटर का बनाया हूं, कृत्रिम सूर्य, वहां बताया था जब हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में फ्यूज करते हैं, तो अगर मान लो कोई सूर्य है, उसका ऊर्जा यानी ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उसके कोर में, उसके सेंटर में अंदर की तरफ जो होता है ना, जो अचानक पूरा का पूरा जो सूर्य है उसकी सारी चीजें हैं उसके कोर में जाकर समाहित हो जाती हैं और उस समय एक ब्लैक होल की घटना बन जाती है। कोर उसका काफी डेंस होने लगता है। और मैंने अभी बोला था कि जो ब्लैक होल होते हैं वैसी जगह होती हैं जहां पर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, द्रव्यमान और घनत्व भी साथ साथ वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल की तरफ घूमता है, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए सारे के सारे पदार्थ जो सूर्य के थे अब सेंटर की तरफ ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ जेट निकलते हैं, है ना, कुछ जेट निकलते हैं और ये जेट जो होते हैं दो अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। समझिएगा, दो अलग अलग शक्तिशाली जेट अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। ठीक है, और ये जेट जो होते हैं आपको बताऊं, ये प्रकाश की गति से भागते हुए दिखते हैं। यानी इस घटना के होने के बाद ये जो चीज होती है प्रकाश की गति से भागते हुए दिखते हैं। ठीक है, खगोलविद केवल तब जीआरबी का पता लगाते हैं जब इनमें से एक जेट लगभग सीधे पृथ्वी की ओर जाता है। ठीक है, तो ये एक अनुसंधान है। मैं आपको बताऊं कि इस अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिकों ने जीआरबी के बारे में पता करने की कोशिश की है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, आप प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन जाइए। ठीक है, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन जाइए। यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा कि मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल, दो ब्लैक होल के फ्यूजन होने से, दो ब्लैक होल के आपस में आके फ्यूजन होने के बाद जो घटना हुई उसके परिणाम स्वरूप किसके बारे में पता चला। 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आया, तो आंसर था गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में पता चला। ठीक है, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आ जाए कि कोई विशाल तारा है जिसकी ऊर्जा समाप्त हो रही है और सारी की सारी उस तारे में जो और चीजें मिलकर जो तारा बना हुआ है वो सब उसके सेंटर के कोर में जाकर सब कुछ फट जा रहा है, ढह जा रहा है, तो वहां जो एक ब्लैक होल बन रहा है, उस पूरे अध्ययन के बाद जिस चीज के बारे में पता चला वो चीज क्या है, तो उत्तर में आप दीजिएगा गामा रे, है ना, गामा रे विस्फोट और गामा किरणों के बारे में पता चला। इसी चीज के बारे में ध्यान रखिएगा जो नया एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके हमने गामा रे किरणों के बारे में बोला और उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मैंने, जो कि पूरा एकदम कॉन्ट्रास्ट है, वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों से जुड़ा हुआ है। वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का दो मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल रहा है, जो 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस का क्वेश्चन रहा है। अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह से मैं गामा रे बस्ट को यहां लेकर क्यों आया हूं और उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए मित्र, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए यहां पर एक बात और बता दूं कि ये अकेडमी का फ्री टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी सीएससी के लिए अलग अलग मोड में आपको उपलब्ध है। आप इसको इनरोल कर लीजिए, निःशुल्क है तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, और यहां पर आप पासपोर्ट यूज कीजिए। अगर आपको कोई पेमेंट देना है तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए। मेरे बारे में आपको मैं बता दूं कि मेरा जो है साइंस टेक का कोर्स प्रारंभ हो चुका है 21 दिसंबर से 12 बजे से दोपहर में पीएम से मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहली क्लास समाप्त हो चुकी है, अगली क्लास फिर आपको आगे मिलती रहेगी। इसी क्रम में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब आप मेरे लाइव क्लासेस को यहां पर देख सकते हैं। 21 दिसंबर से मेरी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और इसको एनरोल करने के लिए आप इस कोड को यूज भी कीजिए और अपना जो बेनिफिट है वो लीजिए। तो मेरी किताबें, मुझे, मेरे करंट अफेयर्स की वीडियोस, इन सबके साथ आपको साइंस टेक और एनवायरमेंट के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से जो विगत 15 दिसंबर गुजर चुका है उसमें गुरुकुल एनसीईआरटी का एक बैच प्रारंभ हुआ है सीएससी 2022 के लिए। और 22 दिसंबर से जो बैच यहां पर प्रारंभ हो चुका है वो एक्चुअल में है ना 2022 और 23 के इंटायर जीएस कोर्स के लिए है। बहुत सारे वेरीफाइंग एजुकेटर्स, वेरी टॉप मोस्ट टीचर्स, दे आर अवेलेबल एट वन प्लेटफॉर्म, आप उनको यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं बोलता आया हूं, बार बार हर वीडियो में बोलता रहूंगा, आप बिल्कुल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा आपके पर्सनल सजेशन होगा कि आप अनअकैडमी का कोई कोर्स ना जाइए जीएस फुल वाला, आप सीधा आइकॉनिक पे जाइए और अपने लिए एक मेंटरशिप भी लीजिए। यहां पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे में आपको क्या होता है, आपको एक शख्स मिलता है, एक ट्यूटर मिलता है जो आपका केयर करता है। केयर करने का मतलब आपकी प्रिपरेशन में पूरी मदद करता है, आपसे कनेक्ट होता है। ये देखिए हेडफोन लगा रखा है, वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ लोन फैसिलिटी भी आपको अनअकैडमी देता है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप यहां जा सकते हैं। ये कोर्सेज हैं, उनके प्राइस स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्सेज है, रवि यूपीएससी का कोड है, एंजॉय कीजिए। ये आपको जो भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी आपको डिस्काउंट दिया
किया जाता है 10%। ये भी अगर कोई भी ऑप्शनल कोर्स आप लेना चाहते हैं, रवि यूपीएससी पास कोड यूज कीजिए, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए। और ये लास्ट में आपको फिर बता दूं, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जहां पर मेरे वीडियोस, जहां मेरे पीडीएफ शेयर होते हैं। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहां पर मेरी क्लासेस लाइव और फ्री सब्सक्राइब क्लासेस भी यहां पर होती हैं। और ये मेरा यूपीएससी, रवि यूपीएससी, मेरे ख्याल से अब तो सुनते सुनते रवि यूपीएससी आप तैयार हो चुके होंगे। अंत में चलते चलते थैंक यू एवरीबॉडी, आप सब ने मुझे बहुत ही प्यारा सपोर्ट दिया है और मुझे पूरी तरह से अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब यानी इस अकेडमी को बजर राउंड घंटा बजाना और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया, टेलीग्राम ग्रुप पर आइए। टेलीग्राम ग्रुप पे रवि पी अग्रहरी वाला _ अनअकैडमी वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियोस में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। चलिए बाय, टेक केयर।